नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज से शुरू होगा उत्तराखंड का विधानसभा सत्र। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष से अपील की है, सत्र में सकारात्मक मुद्दे उठाने की अपील की। तो सत्र में हल्ला बोल को ना बनाया जाए हिस्सा। तो 4 बजे अनुपूरक बजट को सरकार सदन में पेश करेगी। तो आज से शुरू होगा उत्तराखंड का विधानसभा सत्र और बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा विधानसभा सत्र रहने वाला है, जहां विपक्ष अपने मुद्दों के साथ पहुंचेगी विधानसभा में। और कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष के पास जहां सरकार को घेरती हुई नजर आएंगी। तो इसके साथ ही साथ सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि ये पूरा विधानसभा का जो सत्र है वो सकारात्मक ढंग से चल सके और बिना किसी विरोध के चल सके। इसके साथ ही साथ अनुपूरक बजट चूंकि बेहद महत्वपूर्ण और सरकार के लिए सबसे ज्यादा फोकस जो है वो अनुपूरक बजट को लेकर है कि इसे पास कराना है। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, आज से विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो रही है और देखिए कहीं ना कहीं जहां एक तरफ सरकार की तरफ से कोशिश है कि ये सकारात्मक ढंग से ये पूरा विधानसभा सत्र हो और इसके साथ ही अनुपूरक बजट पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कई सारे मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की तैयारी में होगा। जी बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो आज से शुरू हो रहा है। राज्य सरकार ने यूतो कल मंत्रणा कमेटी की और अलग अलग बैठकों में ये संदेश देने की कोशिश की कि वो विपक्ष के साथ विपक्ष सहयोग करे और सकारात्मक रूप से सकारात्मक तरीके से सत्र को चलाया जाएगा। और विपक्ष ने भी जो बीते दिनों राज्य में घटनाक्रम हुए नियम 310 के तहत सभी को चर्चा में लाने के लिए कानून व्यवस्था में मुख्य रूप से घेरने की बात कही है सरकार को। अब देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि विपक्ष कितनी प्रभावशाली तरीके से सरकार को घेर पाता है और सरकार के मंत्री कितनी होशियारी से सभी विषयों का जवाब देते हुए विपक्ष की सारी चाल को नाकामयाब करते हैं। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा और इस सत्र को लेकर सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की गई हैं। तो वहीं विपक्ष अपने कई मुद्दों के साथ विधानसभा सत्र में पहुंचेगा। तो 4 बजे अनुपूरक बजट को सरकार सदन में पेश करेगी और सरकार का सबसे महत्वपूर्ण यह अनुपूरक बजट को पास कराना है और इसलिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी वासियों को विकास योजनाओं की सौगात दी। सीएम धामी ने 126 करोड़ की 29 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश वासियों के सहयोग से उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज लगभग 126 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया, जिसमें लंबे समय से मांग की जा रही थी कि कांडी पंपिंग पेयजल योजना की भी शामिल हो। सभी योजना जिसका शिलान्यास किया जा रहा है उनको कार्य व्यवहार में लाकर पूर्ण किया जाएगा। राज्य सरकार सुदूरवर्ती क्षेत्रों पर लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के तहत कार्य के लिए जाएं और कोई प्रकरण लंबित न रहे। देहरादून में हुई कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में बैठक में कांग्रेस के कई विधायक हुए शामिल। तो सदन में सरकार को घेरने के लिए बनी रणनीति, प्रदेश के जनहित के मुद्दों पर बैठक में हुई चर्चा। कानून व्यवस्था का मुद्दा सदन में उठाएगी कांग्रेस। तो नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था पर होगी चर्चा की मांग। हमारे कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक संपन्न हुई है और इसमें जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दा है, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो भारी घोटाले हुए हैं, अन्य संस्थाओं में जो नियुक्तियों में घोटाले हुए हैं, आपदा है और महंगाई है, क्षतिज आरक्षण पर भी चर्चा में ले सकते हैं और पूरा कल पूरे प्रदेश में परिवहन के जो ट्रांसपोर्टर हैं उनका चक्का जाम रहेगा। तमाम विषय हैं।
इसके इतर अन्य जो विषय आज चर्चा में आए हैं, माननीय विधायकों के अपने क्षेत्र के सब विभिन्न विषय हैं, मुद्दे हैं, उनको समाहित करते हुए कल 310 में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 310 में हम कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को से जवाब मांगेंगे और नियम 58 में भी हमारी चर्चा बहुत सारगर्भित होगी और हमें विश्वास है कि यह जो कल का जो दिन है वो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर गंभीरता से साथ सदन में उनकी आवाज़ को मजबूत करेगा और सरकार को बाध्य करेगा कि सरकार उसका जवाब दे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में शीतकालीन सत्र के लिए एक दिन का एजेंडा तय किया गया। सत्र के पहले दिन सरकार की ओर से अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र तक स्थायी सचिव की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा भर्तियों में लंबित पूर्व सचिव मुकेश सिंघल के कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, उनसे जवाब मांगा गया है और सचिव ने जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा है। उनका जवाब मिलते ही अगली कार्रवाई की जाएगी। एजेंडा बिल्कुल साफ है। हमने कहा कि सदन की समयावधि बढ़ाई जाए जिससे कि हमारे माननीय विधायक उन प्रश्नों को, उन सवालों को, उन ज्वलंत मुद्दों को सदन में बेहतर तरीके से उठा सकें। तो हमारा एजेंडा है कि समय बढ़ना चाहिए और इनके पास बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस न होने के अभाव में अक्सर देखने को आता है कि सत्र की समाप्ति हो जाती है और कई अनसुलझे प्रश्न रह जाते हैं। लेकिन जितना भी हमारे पास समय होगा, कांग्रेस के माननीय विधायक हम सब मिलकर उन मुद्दों को, जो जन मुद्दे हैं, प्रदेश के जो हालात हैं, बदतर कानून व्यवस्था, ये भी विषय होगा। बैठक हुई है और सभी दल के नेता, आदरणीय नेता पहुंचे थे। मेरा अच्छी बातचीत हुई है उनसे और निवेदन ये रहा है, सदन एक ऐसा जगह है, ऐसा पटल है जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। विधायकों से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। निवेदन ये है कि शांतिपूर्वक अपनी बात कहें। तलखी तो ज़रूर रहती है लेकिन शब्दों का भी ध्यान रखें और गरिमा पूर्ण जगह है सदन। सत्र हमारे लिए सदन बहुत ही गरिमामयी जगह है। युवा विधायक बहुत हैं हमारे पास इस बार, खुशी की बात भी है और बहुत आवश्यक है कि युवा विधायक जो हैं वो एक आचरण के तहत अपने प्रश्न मंत्रियों से या सरकार से करें। आज से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में राज्य सरकार का मुख्य एजेंडा अनुपूरक बजट को पास कराना है और यह अनुपूरक बजट की करीब 5,000 करोड़ रुपए का है। आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के भीतर और बाहर हंगामा होना तय है। वहीं सरकार का दावा है कि सत्र के लिए वह पूरी तरह तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सत्र पर न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और 29 से 5 तारीख तक इसका आयोजन होना है। हमारे साथ राज्य सरकार के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। आपके पास वित्त भी है। सर, ये कितना महत्वपूर्ण सत्र होने जा रहा है और इसमें आप लोग अनुपूरक बजट भी ला रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से 16 दिसंबर से पहले हमें ये सत्र आहूत करना था और इसी बीच में हमारा अनुपूरक बजट भी अब इसमें हमें लाना है। तो उस नाते तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ बजट आने के बाद कुछ मदें इस बीच में हमें देनी होती है, तो उसको अनुपूरक बजट के माध्यम से लाया जा सकता है। तो उस नाते ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये सत्र है जो कल से प्रारंभ होकर 5 तारीख तक चलना है। सामान्य तौर पर देखते हैं हम हर सत्र में विपक्ष कहता है हमें मौका नहीं मिल रहा है, सवालों के सही जवाब नहीं आ रहे हैं। आपके पास एक और बड़ी जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों के जवाबों, जो सवाल होंगे उनके भी जवाब आपको देने हैं। तो विपक्ष को संतुष्ट करना कितना इजी लगता है आपको या कितना कठिन होगा? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह से तैयार भी हैं और संतुष्ट भी करेंगे। और ये बात आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो
जिस प्रकार से हमारी सरकार की इच्छा है कि हर प्रश्न का हम संतोषजनक जवाब दें, तो सारे प्रश्नों का जवाब यूँ तो आप देखिए हर मंत्री के ऊपर वैसे भी जिम्मेवारी रहती है, तो मैं और हमारा पूरा मंत्रिमंडल पूरी कोशिश करेगा कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनकी हर जिज्ञासा को हम शांत करें। इस बार का अनुपूरक बजट 4500 करोड़ रुपए के आसपास का बताया जा रहा है, तो इससे विभागों की कितनी नीड पूरी हो जाएगी, पहला। और दूसरा है जो अनुपूरक बजट आएगा, ये विभागों से इसको किस प्रकार से जल्दी से कामकाज या तेजी से विकास कार्य हो सकेंगे? देखिए, अनुपूरक बजट का मतलब यही है कि जब किसी विभाग के पास उनके बजट की आवश्यकता है, कुछ धन की आवश्यकता है, तो अनुपूरक बजट लाया जाता है। यानी उन्होंने अपना बजट पूरा लगा दिया या उनके पास अब नहीं है कुछ अगले 3-4 महीने के लिए, तो ही अनुपूरक बजट लगाने की व्यवस्था रहती है। और उम्मीद कर रहा हूँ जैसे जैसे जिनके पास अभी जो धन आवंटित हुआ यानी बजट जिनके पास है या जिनको अब अनुपूरक बजट के माध्यम से बजट मिलना है, तो वो समय से अपना पूरा करेंगे। और चूँकि हमारा सरकार का मकसद ही विकास करना है प्रदेश का, और बजट एलोकेट करने के बाद ठीक से उसका सदुपयोग हो जाए, सही से और समय पर लग जाए, तो यही हमारी सोच रहती है और सरकार की मंशा भी यही है। ये राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं जिनके पास वित्त और संसदीय कार्य मंत्री का भी जिम्मेदारी है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कल से शुरू होने वाले सत्र की सभी तैयारियां पूरी हैं और अनुपूरक बजट लाकर राज्य सरकार के विभिन्न विभाग अपने विकास कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, देहरादून, न्यूज 1 इंडिया। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी कांग्रेस राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में है। न्यूज 1 इंडिया से विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की है। होने जा रहा है, राज्य सरकार अनुपूरक बजट लाएगी। हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। आर्य जी, ये सत्र कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा? देखिए, हर सत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरूरत इस बात की है कि इस सत्र की अवधि ज़्यादा हो, जिससे हम जनता के जन मुद्दों को, जनता के सवालों को और माननीय विधायकों की जो भी क्षेत्र की जो बर्निंग इशूज हैं उसको हम सदन में प्रस्तुत कर सकें, आवाज़ बन सकें। और मजबूती से हमारा साफ है कहना कि हम जो भी जन मुद्दे होंगे, जो भी महत्वपूर्ण ज्वलंत प्रश्न है, उसको पूरी ताकत के साथ सदन में उठाएंगे और जनता के जो सवाल है उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार को देना होगा। मंत्री, कई दफा हमने देखा तैयारियों से नहीं आते और आपने भी एक चिंता व्यक्त की है कि समय पर्याप्त मिले, क्योंकि प्रतिदिन कार्य मंत्रणा होती है और अगले दिन का बिजनेस एक दिन पहले पता लग पाता है। तो क्या लगता है 5 तारीख तक इस बार सत्र चल पाएगा, क्योंकि सरकार का मुख्य एजेंडा अनुपूरक बजट ही दिख रहा है अभी तक? जिस तरह से एक एजेंडा 5 तारीख का इन्होंने निर्धारित किया है, तय किया है, अंतरिम बजट है, सप्लीमेंट्री बजट है, और सप्लीमेंट्री बजट में चर्चा होती नहीं है, लेकिन अन्य विषय महत्वपूर्ण विषय हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। इनको अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए जिससे कि सदन की अवधि बढ़ सके। और लेकिन जो भी समय होगा हम उससे पुरजोर तरीके से सरकार के ने जो आज जिनका कार्यकाल रहा है, 9 माह होने को जा रहे हैं, इनकी उपलब्धियां क्या हैं, इनकी नीयत क्या है, इनकी ईमानदारी कहाँ है, सारे सवालों का जवाब कांग्रेस पूछेगी। थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिनका कहना है कि सरकार का 9 माह का कार्यकाल हुआ, इस पर भी सरकार को जवाब देना होगा और सत्र की अवधि पूरी हो, सत्र में पूरा समय मिले, ये प्रयास भी विपक्ष करेगा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र देहरादून में कराने के लिए खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर सत्र को देहरादून में कराने की मांग रखी थी। ये कहा था कि जब आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है तो ग्रीष्मकालीन में ही सत्र होना चाहिए। आप जो सत्र वहां होना चाहिए, जिसका औचित्य है, वो वहां कर नहीं रहे। जो सत्र वहां नहीं होना चाहिए, जो यहाँ होना चाहिए, उसको वहां करना चाहते हैं। तो इस बात का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। उसके बाद मेरे पत्र के बाद पूरी सभी विधायकों से उनकी राय मांगी गई। सभी विधायकों ने कहा कि वो मेरे मत से सहमत हैं। मुख्यमंत्री को लिख
विधानसभा सत्र के दौरान देहरादून शहर का यातायात प्लान किया गया है, जिसमें आम जनता को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शांति व्यवस्था बनाने और धरना प्रदर्शन रोकने के लिए विधानसभा के 300 मीटर परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। यह व्यवस्था 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगी। सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन को देखते हुए कई जगह बैरियर पॉइंट भी बनाए गए हैं। विधानसभा सत्र के तहत पिछले 4-5 दिन से यातायात पुलिस ने जोरों शोरों से तैयारी की है। पूरा क्षेत्र हमने ड्रोन द्वारा स्कैनिंग करके सर्विलेंस करके रूट्स की जानकारी ली है। डाइवर्टेड रूट के लिए साइन बोर्ड छपवाए जा रहे हैं। इस बार चूंकि इंटेलिजेंस द्वारा भी बताया गया है कि जुलूस और विरोध प्रदर्शन की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो आपके माध्यम से मैं आपको सबको सूचित करना भी चाह रहा हूँ। नेहरू कॉलोनी तिराहे से लेकर रिस्पना तक रोड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी। जो ड्यूटीज हम इस बार दे रहे हैं, बहुत ही एक्सपर्ट लोग जो उस एरिया में ज़्यादा रहे हो उनको ही हम तैनात करेंगे। विथ ऑल प्रॉपर इक्विपमेंट्स उनको तैनाती की जाएगी। तो इस तरीके से विधानसभा सत्र के दौरान यातायात का दबाव जरूर रहेगा। वीआईपी और हाई सिक्योरिटी पर्सनल की मूवमेंट भी ज़्यादा रहती है, पर कहीं पे भी आपको अव्यवस्था नहीं दिखेगी। यातायात दबाव जरूर रहेगा, कंजेशन जरूर रहेगा, बट ट्रैफिक मूवमेंट रहेगा और पुलिस का प्रेजेंस भी आपको सब तरफ दिखेगा। विधानसभा सत्र वहीं किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने सरकार पर कांग्रेस के नेताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसे लेकर तिलकराज बेहड़ ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर धरना देने जा रहे तिलकराज बेहड़ को पुलिस ने जबरन रोका, तो हाथी बड़कला पर बैरिकेडिंग लगाकर रोके जाने से नाराज तिलकराज बेहड़ वहीं धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद किच्छा विधायक ने धरना दिए जाने की जानकारी मिलने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी धरने पर शामिल हुए और इसी दौरान उन्होंने तिलकराज बेहड़ की मांगों को जायज बताया। तिलकराज बेहड़ ने कहा कि किच्छा विधानसभा क्षेत्र में सरकार के इशारे पर लोगों को पीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 8 से लेकर 10 लोग पीटे जा चुके हैं। मारपीट में कई लोगों के हाथ पैर टूट गए हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। मारपीट करने वाले लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। तिलकराज बेहड़ का कहना है कि किच्छा विधानसभा में मांस की तस्करी और खनन का कारोबार फल फूल रहा है। उन्होंने कहा कि वहां के हालात बद से बदतर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आज तो वह मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं, लेकिन कल उन्हें विधानसभा में धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ेगा। किच्छा विधानसभा क्षेत्र में सत्ता के इशारे पर लोगों को पीटा जा रहा है। 8 लोग अब तक 8 से लेकर 10 लोग अब तक पीटे जा चुके हैं, पर कोई पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। सत्ता का संरक्षण है, मुख्यमंत्री का संरक्षण है। मैं मुख्यमंत्री को फोन पर कई बार कह चुका हूँ, नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं सख्ती कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। लगातार और मास्क की तस्करी हो रही है खूब बड़े लेवल पर। खनन का काम बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। रात को 2 बजे ट्रक निकाले जाते हैं। मैं पहले भी इस बात को बोल चुका हूँ। आज मैं यहाँ पर धरने बैठा हूँ, कल विधानसभा के अंदर धरने पर बैठूंगा। विधानसभा सत्र से ठीक पहले राज्य आंदोलनकारियों ने भी राज्य सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। राज्य आंदोलनकारी सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य मुद्दों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने विधानसभा से ठीक बाहर धरना देकर साफ कहा है कि सत्र के दौरान राज्य सरकार आंदोलनकारियों को नौकरियों में आरक्षण का बिल लेकर आए और सत्र में बिल नहीं लाया गया तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। कल से विधानसभा सत्र शुरू है। आज हमारे यहाँ पे बैठने का जो मुख्य मकसद है कि 10% क्षैतिज आरक्षण जो राज्य आंदोलनकारियों को अमान्य था 2013 तक, कोर्ट ने उसको टर्न डाउन किया था। उसके बाद 2015 में हरीश रावत जी की सरकार एक विधेयक लेके आई थी गैरसैंण में, और वो विधेयक माननीय राज्यपाल महोदय के पास 7 साल तक लटका रहा और हम लोगों ने बारंबार सड़कों पे आवाज उठाई थी। धामी जी से हमने निवेदन किया था, तो धामी जी ने हमारी बात को माना था। उन्होंने आश्वासन दिया था मैं बहुत जल्दी ये 10% क्षैतिज आरक्षण को लागू करवाऊंगा, और इसीलिए राज्यपाल महोदय से भी विगत कुछ दिनों पूर्व वो फाइल वापस लौटी है। लेकिन 2 कैबिनेट होने के बाद भी हमारा 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला उन कैबिनेट में नहीं आया। तो आज हम इसलिए बैठे हैं, हम सरकार से मांग करने आ रहे हैं, उनको ध्यानाकर्षण के लिए यहाँ बैठे हैं कि ये 10% क्षैतिज आरक्षण का जो बिल है आप इस सदन में कल लेके आइए। अगर बिल नहीं आएगा तो हम लोग फिर मुख्यमंत्री आवास के यहाँ घेरा डालो डेरा डालो का हमारा नारा है, वो बहुत जल्दी हम लोग करेंगे अगर ये बिल हमारे सत्र में नहीं आता। कल
हरिद्वार जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध की रोकथाम के लिए हरिद्वार एसएसपी ने 10 चीता बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चीता पुलिस का गठन हरिद्वार में अपराध की घटना को अंजाम देकर फरार होने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए किया गया। चीता बाइक पुलिस को हर सुविधा से लैस किया गया है, जिसमें तुरंत ही घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जा रही है। हमारे शहर में जो चीता पुलिस है वो बेसिकली सारी सूचनाओं पर जो कंट्रोल रूम पर आती है उसको अटेंड करना उसकी प्राथमिकता होती है, और सड़क पर रहने से उनके जो है लोगों में विश्वास की भावना भी रहती है, और कोई घटना होती है तो उसका तत्काल वो निवारण भी करते हैं। इसीलिए 10 जो नई चीता बाइक को शहर में अभी शुरू किया गया है, इसी तरह देहात में भी शुरू कर रहे हैं, और एक यूनिफॉर्म ड्रेस इनके लिए बनाई गई जो उनके लिए सुविधाजनक हो, जिसमें वो अपने वेपन को भी रख सकें, पानी की बोतल भी हो, मोबाइल भी हो, डायरी भी हो, तो इस तरह से एक उनकी किट को भी वितरित किया गया है। तो ये बेसिकली जनता की व्यवस्था के लिए इसमें है कि जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसको लिखें, इंदराज करें, जिसको कोई भी अधिकारी चेक कर सके कितनी सूचनाएं प्राप्त हुई, क्या उसमें कार्रवाई हुई है, डायरी रखें अपने साथ। और साथ ही साथ मोबिलिटी बढ़ने से कहीं ना कहीं शहर में जो है एक जनता के ऊपर विश्वास होता है कि पुलिस हर जगह मौजूद है और कोई भी सूचना उसको तत्काल अटेंड करें, इसलिए इनको एक फ्लैग ऑफ करके एक नया मोटिवेशन करके इनको रवाना किया गया। देहरादून के चंद्रमणि चौक पर सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां एक बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें 108 के जरिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि कई लोग ट्रक के नीचे दब गए थे। सूचना देने के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हादसा थाना पटेल नगर क्षेत्र में हुआ है। दुर्घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लगा था। ऐसा लग रहा है कि इसके ब्रेक फेल हुए, बाकी जो भी टेक्निकल चीज़ें होगी वो अभी जांच में आएंगी। इसके द्वारा सड़क पे जो थे इसमें एक हादसा हुआ है, 3 लोग घायल हैं और एक की जो मृत्यु हो चुकी है। बाकी 3 जो है वो अभी एक गंभीर में है। बाकी ये अब देखना पड़ेगा कि ये मामला क्या था। बाकी ट्रैफिक तो यहाँ नॉर्मल चल ही रहा है। रुद्रपुर के फाजलपुर महरौला क्षेत्र में प्रशासन की टीम द्वारा सीलिंग की भूमि पर बने मकानों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर प्रीत विहार बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले महापंचायत हुई है, जिसमें विधायक शिव अरोड़ा समेत कई बीजेपी नेताओं ने हिस्सा लिया। और इसी दौरान महापंचायत में मौजूद लोगों का कहना है कि वह लोग सालों से यहाँ बैठे हैं और उन्होंने रजिस्ट्री कराई है। प्रशासन ने उन्हें भूमि को खाली करने के नोटिस दिए हैं। लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई को पुरजोर विरोध किया। आपको बता दें कि रुद्रपुर में फाजलपुर महरौला क्षेत्र में प्रशासन की टीम द्वारा सीलिंग की भूमि पर बने मकानों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि जमीन में काफी सालों से निवास कर रहे, साथ ही प्रशासन ने उक्त जमीन पर रजिस्ट्री भी की है। इसके बावजूद अब प्रशासन उन्हें उजाड़ने की तैयारी में लगा हुआ है। थी कि उन्हें बताते, और प्रशासन का अलग अलग स्तर पर इस पे अलग अलग निर्णय भी आए हैं। कुछ निर्णय ऐसे आए हैं जो यहाँ के लोगों के हक में आए हैं, कुछ निर्णय अलग आए हैं। बाद में अभी कोई निर्णय नहीं आया है। माननीय उच्च न्यायालय ने एक बार स्थगन आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि स्टेटस को कर दिया जाए, यथास्थिति बना दी जाए। तो ऐसा अभी कोई निर्णय ही नहीं आया जिससे हम ये कहें कि किसी तरीके का ये बिल्कुल अवैध है, क्योंकि उसके सामने लोगों के अधिकारियों के निर्णय है। अभी तो मैंने 3 मिनट कागजों का अध्ययन किया। हाँ, इतना जरूर है कि ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी मनस्थिति में सुधार की आवश्यकता है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।